अस्सलाम वालेकुम जी। पहले यूएसए का जो दूसरा पार्ट हमने पेपर अपलोड किया था, जो कि 1783 से लेके और 1860s तक का, सिविल वॉर तक का था। तो उस पेपर को देख लेते। इसमें दो क्वेश्चंस तो सीधे सीधे हैं जी। आपने उसने दो प्रेसिडेंट्स की आपसे डिटेल पूछी है, सीधे सीधे। एक जेफरसन की और एक जैक्सन की। मैं तीसरा सवाल भी देना चाह रहा था इनके कंपैरिजन का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, दो ही सवाल इससे काफी है। तो ये मुकम्मल तौर पे याद रखिएगा कि इनके कुछ 6-7 ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं कि जिनमें कैपेसिटी है कि 20 नंबर का सवाल आ सकता है। उन प्रेसिडेंट्स की वर्किंग जो है वो हर हाल में स्टूडेंट ने पढ़ी हो, नोट से पढ़ ले, किसी एलन ब्रिंकले से पढ़ ले, लेकिन वो जरूरी है। वो सवाल में थोड़ा सा आपको ट्रिक डाल देगा, लेकिन सीधा सीधा उसकी वर्किंग पढ़नी जरूरी है। उसमें जेफरसन, जैक्सन, ये पॉलिटिक्स के लिहाज से, और रेगन एंड क्लिंटन ये इकोनॉमिक्स के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। बाकी कुछ प्रेसिडेंट है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, जिस तरह मनरो और ट्रूमैन, ये फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। यानी इन प्रेसिडेंट्स को, और विड्रो विल्सन, इन प्रेसिडेंट्स को हर स्टूडेंट जो यूएस हिस्ट्री का है वो इनकी वर्किंग को जरूर पढ़ ले हर हाल में। यानी एक इनके नोट्स ही आई वुड रिकमेंड कि आपके बने हो, पॉइंट्स बने हो, वो जरूरी है। एनीवेज जी, पहला सवाल शुरू करते हैं। और व्हाट वर द मेजर फ्लॉज इन द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, और जी क्यों हुआ फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, और जी सेलिएंट फीचर्स बताएं। आसान सवाल है। पहला तो इंट्रो में बता दूंगा जी कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि आप कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ मूव किए। ये बहुत कम होता है। अगर कोई स्टेट्स डिसाइड कर लेती हैं कि हमने फेडरेशन रहना है, हमने कॉन्फेडरेशन रहना है, तो स्टेट्स उसी के मुताबिक चल रही होती हैं। जिस तरह इंडिया है जी, इंडिया का जी हम सेकुलर रहेंगे जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर सेकुलर है। पाकिस्तान है जी, हम एक फेडरेशन रहेंगे जी, तो फेडरेशन ही है। लेकिन ये बहुत कम होता है, वेरी रेयर, कि आप अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, और ये सोच जाहिर करता है कि यूएस लीडरशिप उस वक्त की काफी फ्लेक्सिबल थी। मैं इस तरह का इंट्रो दे के फिर मैं प्रॉब्लम्स पे आ जाऊंगा। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन की, टैक्स के इशू, आर्मी के इशू, फिर जनाब डैनियल शेज की रिबिलियन, फिर उसका कहना वाशिंगटन का रोप ऑफ सैंड, तो वह प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दूंगा। और इकट्ठे तो आप हुए थे रिफॉर्म्स करने के लिए फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में आप आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे हुए थे, बट लीडरशिप रियलाइज्ड कि ये वर्केबल ही नहीं है। तो फिर सेलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सेलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिखते हुए ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसको इसी तरह लिखें कि आर्टिकल 1 ये किसको डील करता है, लेजिस्लेचर को डील करता है, फिर वो बताएं कि कांग्रेस कैसे फॉर्म होती है, सेनेट क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या। आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव को डील करता है, प्रेसिडेंसी को। आर्टिकल 3 जुडिशरी को डील करता है। ये जरूरी है।
ये बताना, क्योंकि इसी में आप लेजिस्लेचर में बता देंगे ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट काम कैसे करता है, प्रेसिडेंट के नीचे टीम कैसे डेवलप होती है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे की कोर्ट्स जो है वो कैसे ऑपरेट करती है। ये 3 का बताना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपका सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, फिर बिल ऑफ राइट्स, सॉरी, तो ये फ्रेमवर्क बताना जरूरी है। जिस तरह मैंने कहा, प्रेसिडेंट उनके उनकी डेवलपमेंट्स उनको जरूर पढ़ लें, सवाल भी वो ट्रिकी करके दे सकता है। थॉमस जेफरसन was termed as a bull in the China closet by Federalist when he became the president, but his policies and performance negated this impression. यानी इसको सुस्त, काहिल और नाअहल, आप इस तरह जो जनरली पॉलिटिक्स में मतलब लिया जाता है, अब बुल इन द चाइना क्लोजर, तो ये समझा जाता था। फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट, ये डिबेट 1790s में अमेरिकन हिस्ट्री में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या होनी चाहिए, इनमें आपस में फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट में इख्तलाफ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी प्लस फॉरेन पॉलिसी में भी हुआ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पहला प्रेसिडेंट आपका फेडरलिस्ट, दूसरा प्रेसिडेंट आपका फेडरलिस्ट। जेफरसन पहला प्रेसिडेंट है जो कि एंटी फेडरलिस्ट था। हाउएवर जब ये पावर में आया तो इसकी जो एक्टिविटी है उसमें भी फेडरलिस्ट टेंडेंसी नजर आनी शुरू हुई। यानी कि जब सवाल को जरा समझें कि फेडरलिस्ट समझते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, सुस्त बंदा, काहिल बंदा, ये कहां से आ गए, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी पॉलिसीज और परफॉर्मेंस ने निगेट कर दिया। यानी कि था तो एंटी फेडरलिस्ट, लेकिन जब पावर में आ गया तो इसकी पॉलिसीज से लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाना चाहता है, या इसने बनाई। अब ये आपका काम है, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी में क्या क्या किया, इकोनॉमी के लिए क्या किया, लोन्स आपके हाफ कर दिए, ठीक है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, स्टफ लाइक दैट। तो ये एक नोट्स फॉर्म में, कोई उसने सवाल में कोई आपसे एनालिसिस, आपके ओपिनियन ऑल टुगेदर नहीं मांगे जी। एक्टिव बड़ा जबरदस्त, पॉलिटिक्स में क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी, पहली पॉलिटिकल पार्टी इसी ने बनाई जिसको आज आप डेमोक्रेट रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स आज अलग है, रिपब्लिकन अलग है, लेकिन ये पार्टी तो इसने बनाई। मीनिंग देयर बाय, इसी तरह अगला सवाल भी देख लें जो उसने कहा जी, एंड्रयू जैक्सन वाज अ पीपल्स प्रेसिडेंट। पीपल्स प्रेसिडेंट, तो भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कॉमन मैन, जो कहता था आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन मैन। इससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो एक लर्नेड एलीट ग्रुप है जी, एजुकेटेड अरिस्टोक्रेट्स आप कह सकते हैं जी, हैं सब बड़े बड़े घरों से हैं और काबिल लोग हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है जो आम आदमी है बेसिकली, ये कोई एलीट नहीं है।
हाँ, इसके पास भी जमीनें हैं, इसके पास भी स्लेव्स हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन मैन जो है, उसके तनाजुर में फिर ये बड़ा मशहूर हुआ। एंड्रयू जैक्सन का सवाल जब भी होगा, उसका कंपैरिजन विद जेफरसन हो के ही आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बगैर सवाल नहीं अटेम्प्ट हो सकता किसी भी सूरत। मसलन जेफरसन का ख्याल था कि एक लर्नेड एलीट ही पॉलिटिकल ऑफिस रख सकती है। जैक्सन का ख्याल था एनीबॉडी, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस रख सकता है। सही। लर्नेड एलीट के बाद जी जेफरसन का कहना था कि एजुकेशन जरूरी है। जैक्सन ने एजुकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो कहता था वर्क, लेबर जरूरी है आम आदमी। इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैक्सन कहता था कि जनाब, वर्कर्स, आर्टिजन्स, हर कोई, एवरीवन, वो किसी ना किसी तरह हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है, वो बेहतर है। मतलब कहने का कि जब भी जैक्सन का सवाल आएगा भाई, उसका वो कि कंपैरिजन में ही ऑपरेट करेगा। जरूरी नहीं है कि आप ये बताएं, आप यही बता सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में ऑपरेट करेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन प्रेसिडेंट्स की एक जो है ना, वो एक बायोग्राफिक, आप नोट्स में इनको 6-7 प्रेसिडेंट्स को इनको जरूर याद कर लें, रट्टा मार बेशक। जब से सिलेबस चेंज हुआ है, वो 1-2 दफा ही है कि किसी प्रेसिडेंट की उन्होंने डिटेल पूछी है, लेकिन जैक्सन और जेफरसन पे अभी तक सवाल नहीं आया। सो लाइकली है कि वो सवाल पूछ ले। अगला जी, मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शनल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स दैट फाइनली लेड टू अमेरिकन सिविल वॉर। इजी सवाल है जी, लेकिन मेजर फैक्टर्स, एक तरीका ये है कि आप कहें जी क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। सही है जी। क्या सोशल फैक्टर्स थे, ये तो हमें नोट्स फॉर्म में मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें मिल जाती हैं। मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं कहूंगा जी कि ट्रेडिशनलिस्ट हिस्टोरियंस कौन सी रीजंस देखते हैं, वो स्लेवरी देखते हैं। रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस वो इसको फेडरल गवर्नमेंट में कंट्रोल की, नॉर्थ एंड साउथ का इशू भी देखते हैं। सही है जी। कल्चरल डिफरेंस भी देखते हैं। ये याद रहे, पहला सवाल ऐसा आया कि जहां पर आपने देखा होगा जो 3 सवाल हमने अभी तक बात की है, नॉर्मल रूटीन वाले सवाल। एलन ब्रिंकले की किताब में सिविल वॉर के सेक्शन में उसने एक सिंगल पेज की ना, कॉजेज ऑफ सिविल वॉर, उस पर उसने कुछ 10-12 हिस्टोरियंस का रेफरेंस दिया हुआ है। इसी तरह ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि क्यों हुई वॉर, रिविजनिस्ट क्या कहते हैं क्यों हुई वॉर। वो एक पेज जरूर पढ़ लें। आप 5-6 हिस्टोरियंस का भी रेफरेंस अगर डाल दें तो बड़ा अच्छा। नहीं कोई इस तरह करना चाहता तो वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, ये तो नोट्स की भरमार पड़ी है। इस सवाल सवाल में ऐसा ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। उसने आपसे फैक्टर पूछे हैं कि क्यों सिविल वॉर हुई है। The westward expansion is a story of annexation, concession, purchases. Westward expansion, सीधा सीधा सवाल है।
यूनाइटेड स्टेट्स इतना ही था ना जी, अल्टीमेटली सारा फैल गया। ये 13 से 50 स्टेट्स का जो सफर है, ये कैसे हुआ? तो इसको जनाब एनेक्सेशन से हुआ, कंसेशन से हुआ एंड परचेज से हुआ। ठीक है जी। परचेज कौन सी सबसे बड़ी हुई? लुजियाना की। तो लुजियाना की परचेज से कितनी स्टेट्स निकली हैं, सारी ना भी लिख सकें आप, उनकी डिटेल अगर बता दें तो अच्छा। मजूरी बता दें, कैसे बना मजूरी, आर्कनसास कैसे बना, नेब्रास्का कैसे बना, कैंसस कैसे बना, आयोवा, मिनीसोटा, ये सारे लुधियाना के एरिया में से निकले। फिर नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, ये सब इस परचेज से निकले। तो नियरली 1/3 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो परचेज से ले लेना। किससे ली परचेज, डिटेल पता होनी चाहिए जी। 1803 में फ्रांस से 15 मिलियन, सारी कहानी। कंसेशंस कहाँ से मिली जी? यूके से मिली, ब्रिटिश से मिली, यानी कि खास तौर पे ओरेगन, वाशिंगटन के एरियाज, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में। आजादी के बाद की बातें हो रही ना सारी। और एनेक्सेशंस कौन सी हुई जी? मैक्सिकन वॉर्स, पूरा इलाका आपने पकड़ा, बताएं उसको डिटेल। टेक्सास, टेक्सास से आगे न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, सारी पट्टी। और यही एनेक्सेशन फिर आगे हवाई में भी। अच्छा, परचेज में फिर अलास्का भी आगे आपने, किससे परचेज हुई? रशिया से परचेज हुई 19 सेंचुरी में। सो यूं 3 हेडर्स में डिवाइड करके आपने मैक्सिमम जितना स्टेट्स को आप बता सकते हैं, कौन कौन सी एनेक्सेशन से आई, कौन कौन सी कंसेशंस यानी कि एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, और कौन सी परचेज हुई। सो नियरली 1/3 तो आप, मोर देन 1/3 तो आपने एनेक्सेशन से कैप्चर कर लिया, मोर देन 1/3 तो आपने परचेज से कर लिया। कुछ कंसेशन से और बाकी 1/3 आपका जो ओरिजिनल 13 स्टेट्स। तो अमेरिकन जो एक्सपेंशन है वो आप कह सकते हैं जी, 1/3 ओरिजिनल स्टेट्स, 1/3 एनेक्सेशन, 1/3 परचेजेस एंड वो कोई 1% जो है वो कंसेशंस। सीधा सीधा सवाल है, लेकिन वही स्टूडेंट कर सकेगा जिसको मैप क्लियर है यूनाइटेड स्टेट्स का। फिर इसके बाद 60 ईयर्स वॉर। अगर ये मैप है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो इस पट्टी में, ये पट्टी, इस पट्टी में जो लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, इनके कंट्रोल के लिए 1783 से पहले यूके एंड अमेरिकन ये मिलके लड़ते थे वर्सेस फ्रांस एंड इंडियंस, रेड इंडियंस। 1783 के बाद इन्हीं एरियाज पे सबसे बड़ी हमें जो कन्फ्रंट्रेशन है वो यूके वर्सेस यूएस मिलती है। जो आखिरी बड़ी वॉर है 1812 से 14 की, वो भी इन्हीं पे, इन स्ट्रीम्स को यूके ने ब्लॉक कर दिया कि जी कोई यूज नहीं करेगा सिवाय हमारे। ये सब पहली वॉर 1754 से 63, इंडो फ्रांस वॉर, पहली वॉर। आखिरी वॉर यूके यूएस वॉर। सही है जी। सो इसकी डिटेल जो है वो ना आपने देनी थी क्या वॉर, किन लेक्स और स्ट्रीम्स के लिए, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जो है वो हमें लेक्स और स्ट्रीम्स जो है वो मिलती हैं। इनके साथ इन एडिशन आप 2-3 और वॉर्स का जिक्र कर दें। मसलन पॉन्टियक वॉर जो है उसका जिक्र कर दें। ठीक है जी।
नॉर्थ वेस्ट इंडियन वॉर, इसका ये आजादी से पहले हुई, प्री इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस। 2 वॉर्स का ये जिक्र कर दें, 2 वॉर्स का ये जिक्र कर दें, 4 वॉर्स के सब बहुत है सवाल। दैट्स इट। लेकिन इन वॉर्स ने, बता तो दिया आपने, लेकिन इन वॉर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ जी पॉलिटिक्स पे और फॉरेन पॉलिसी पे? पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो एक डिवाइड क्रिएट होगी कि हमें यूके के साथ कोऑपरेट करना है या यूके के साथ कंपीट करना है। ये जो कोऑपरेट करने वाले हैं ये फेडरलिस्ट थे, कंपीट करने वाले एंटी फेडरलिस्ट थे। इवन फॉरेन पॉलिसी में भी जो फेडरलिस्ट थे और जो कहते थे हमने कंपीट करना है, सॉरी, जो कहते थे फेडरलिस्ट थे जो कहते थे हमने कोऑपरेट करना, तो जिन्होंने कोऑपरेट करना है ये फिर फ्रांस की तरफ या न्यूट्रल रहते थे, यानी फ्रांस को के साथ में खड़े होते थे। जिस तरह पहला प्रेसिडेंट वाशिंगटन भी देख लें, एडम्स भी देख लें, इन्होंने सीधा सीधा न्यूट्रलिटी के एग्रीमेंट कर लिए थे ब्रिटेन के साथ। एंटी फेडरलिस्ट जो ये कहते थे नहीं हमने कंपीट करना, तो कंपीट करना इसलिए ये प्रो फ्रांस भी होते थे। लेकिन ये सारा इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले तो ये यूके अमेरिकन मिल के फ्रांस और इंडिया के खिलाफ जो है वो इंडियंस के खिलाफ लड़े। सो ये हटके सवाल है, सिलेबस में नहीं है, जरा हटके यूनिक सवाल है, तो आ सकता है पेपर में, इस तरह की चीज पूछ सकता हूँ। वन कंट्री मैनी गवर्नमेंट, एन आउटलाइन ऑफ यूएस गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल किताब है ये, एन आउटलाइन ऑफ यूएस गवर्नमेंट, उसमें एक चैप्टर है ये, यूनाइटेड स्टेट्स इज वन कंट्री विद मैनी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट्स की गवर्नमेंट्स कैसे काम करती है, स्टेट से नीचे फिर आपकी सिटी गवर्नमेंट्स, सिटी काउंसिल सिटी कैसे काम करती है, फिर टाउन्स की लेवल पर कैसे काम होता है। सही है जी। एक सिटी के अंदर ही फिर कई काउंसिल्स, सब काउंसिल्स वो मौजूद हैं, ये सब ऑटोनमस हैं अपने अपने फ्रेमवर्क, इनकी डिटेल बतानी, दैट्स इट। लेकिन स्टूडेंट नहीं बता पाता कई दफा जी, जिसको पढ़ा ही नहीं जिसने। तो ये तो खास तौर पे आपके ग्रुप में जो मैं किताब भी शेयर कर दूंगा, उसके अंदर सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही यही है, वन कंट्री मैनी गवर्नमेंट। तो बस आपने डिटेल बतानी है कि हाँ जी ये मुख्तलिफ हमें जो है वो गवर्नमेंट्स नजर आती हैं जो अपने अपने दायरा कार में खुद मुख्तार है, दैट्स इट। बल्कि इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने से पहले ही मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ या स्टॉप, हाँ।